नमस्कार, आप देख रहे हैं जूश वर्ल्ड वीकली i20 न्यूज इंग्लिश पर। मैं एमिली फ्रांसिस हूं। हर हफ्ते हम यहां इजराइल में और पूरी डायस्पोरा यानी वैश्विक यहूदी समुदाय में यहूदी समुदाय से जुड़ी कहानियों, मुद्दों और शख्सियतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम इस हफ्ते यहूदी दुनिया की प्रमुख खबरों के साथ शुरू करते हैं। देखें। संयुक्त राष्ट्र पुलिसिंग शिखर सम्मेलन के लिए न्यूयॉर्क जाने की योजना के बाद इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इत्ज़मार बेन गवीर की यात्रा रद्द हो गई। इस महीने बेन गवीर ने दूसरी बार अमेरिका की कथित यात्रा टाली है। रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल में आपराधिक आरोपों के कारण उन्होंने अमेरिकी वीजा हासिल करने में दिक्कतों के बीच निजी यात्रा रद्द की थी। कई उदारवादी यहूदी समूह उनकी यात्रा का विरोध करने वाले थे। एक संपादित विकिपीडिया लेख से गलत जानकारी के कारण एक विश्व कप रेफरी को लेकर यहूदी विरोधी साजिश सिद्धांत फैल गया। फ्रांसवा लेटेक्सियर, जिन्होंने अर्जेंटीना बनाम मिस्र मैच में विवादित फैसले किए, उनकी विकिपीडिया पर प्रारंभिक जीवन अनुभाग में झूठा यहूदी बताया गया ताकि उनके रेफरी फैसलों को बदनाम किया जा सके। ये पहली बार नहीं जब विश्व कप में ऐसे आरोप लगे हैं। अल्जीरियाई टीवी ने अर्जेंटीना द्वारा अल्जीरिया को हराने के बाद लियोनेल मेसी को यहूदी लॉबी का हिस्सा बताया था। इटली की संसद ने हॉलोकॉस्ट में लूटी कला और सांस्कृतिक संपत्ति लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विधेयक बढ़ाया है। ये कानून 1938-1945 में इतालवी फांसीवाद के दौरान यहूदी विरोधी नस्लीय कानूनों से जब्त या खोई गई कलाकृतियों को शामिल करेगा। यहूदी पुनर्स्थापन समर्थकों के अनुसार इटली ने नाजी द्वारा जब्त कला पर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों पर हस्ताक्षर के बावजूद लंबे समय से स्पष्ट प्रक्रियाओं का अभाव रहा है। और अंत में दो पूर्व इजरायली बंधक साशा ट्रूफनोव और सफीर कोहेन ने शादी कर ली है, जो बंधक बनने के बाद ऐसा करने वाले पहले बंधक हैं। ओस के पास एक किबुत्ज से दोनों अगवा हुए थे और अलग अलग रिहा हुए। कोहेन 55 दिन बाद और ट्रूफनोव करीब 500 दिन बाद रिहा हुए। इजराइल में उनकी भावुक शादी में पूर्व बंधक साथी और राष्ट्रपति इसाक हर्जोग भी शामिल हुए, जिन्होंने चुप्पा के नीचे जोड़े को आशीर्वाद दिया। हाल ही में हुए सर्वेक्षण ये दिखा रहे हैं कि अमेरिकी यहूदी इजराइल और उसके कई मोर्चों पर चल रहे युद्धों को लेकर कितने विभाजित हैं। एपी सर्वेक्षण के अनुसार कुल मिलाकर 10 में से 7 यहूदी वयस्क अपनी धार्मिक संबद्धता के बारे में पूछे जाने पर खुद को यहूदी के रूप में पहचानते हैं। लेकिन जब गाजा युद्ध की बात आती है तो उस 70% में से केवल आधे लोग ही मानते हैं कि इजराइल की कार्रवाई सही है। और जो लोग खुद को यहूदी मानते हैं उनमें से लगभग 25% का मानना है कि इजराइल ने नरसंहार किया है। अब हमारे साथ यरूशलेम से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर गिल ट्रॉय, जो JPPI के सीनियर फेलो हैं और द एसेंशियल गाइड टू द US इजराइल पार्टनरशिप के लेखक हैं। नमस्कार और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा और 4 जुलाई की देर से ही सही शुभकामनाएं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें इन सर्वेक्षणों के बारे में बताइए। ये सब मिलते जुलते हैं फिर भी अलग है, लेकिन एक ही चीज तक पहुंचते हैं जो सोचने पर मजबूर करती है। क्या 7 अक्टूबर के बाद से यहूदी अमेरिकियों के इस युद्ध में इजराइल के प्रति नजरिए में कुछ बदला है, जिसके बारे में शायद वे पहले नहीं सोचते थे? ठीक है, चलिए 2 बुनियादी घटनाओं के बारे में सोचते हैं। एक, इजराइल के खिलाफ जबरदस्त मीडिया अभियान, जबरदस्त सोशल मीडिया अभियान और जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय अभियान चला है, जिसमें नरसंहार शब्द को मुख्य धारा की जनमत में ला दिया गया है। मैंने 7 अक्टूबर के बाद के पहले 9 महीनों का एक अध्ययन किया था। अमेरिका ने जब इराक में 9 महीने तक मोजुल की लड़ाई लड़ी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस पर 80 लेख लिखे और उस लड़ाई में 10 से 40 हजार आम नागरिकों की, अफसोस की बात है, एक जायज लड़ाई में मौत हो गई। 7 अक्टूबर से गाजा संघर्ष के पहले 9 महीनों में न्यूयॉर्क टाइम्स ने 6,656 लेख छापे। इस जबरदस्त मीडिया दबाव का असर सभी अमेरिकियों और दुनिया भर के लोगों पर पड़ता है। वाह। अमेरिकी यहूदियों को समाज में घुलने और शामिल होने के लिए पाला गया है, और खासकर जब इतने सारे अमेरिकी यहूदी राजनीतिक दृष्टि से वामपंथी होते हैं। और अब वामपंथ में एक ऐसा समूह है जो ज़ायोनिज्म का इतना कट्टर विरोधी है कि आप बस दबाव में आकर झुक जाते हैं। सर्वेक्षण जरूर निराशाजनक हैं, पर मैं घबराता नहीं, क्योंकि इतिहासकार होने के नाते मैं दूर की सोच सकता हूं। मैं जानता हूं कि 1989 में लगभग 45% अमेरिकी इजराइल का समर्थन करते थे, लेकिन पर्शियन गल्फ युद्ध के बाद 2 साल में यह अचानक बढ़ गया। मैं जानता हूं कि 7 अक्टूबर को 61% अमेरिकी, सिर्फ अमेरिकी यहूदी ही नहीं, इजराइल का समर्थन करते थे, और 80% से अधिक अमेरिकी यहूदी इजराइल का समर्थन करते थे। तो हम एक बहुत ही कठिन समय में हैं।
हमारे बीच इजरायली सरकार और ट्रंप को लेकर भी काफी तनाव है, ये तो स्पष्ट है। तो ये एक तरह से परफेक्ट स्टॉर्म जैसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इससे पार पा लेंगे। मेरा मतलब है, और ये सब कुछ एक साथ कई स्तरों पर हो रहा है। मेरा मतलब है, हम 7 अक्टूबर के बाद से प्रशासन में बहुत सारे बदलाव देख रहे हैं, और निश्चित रूप से सभी कैंपस दंगे और मुंदानी के साथ जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन आप सही हैं, मुझे लगता है कि ये पूरी घुल मिल जाने वाली बात बहुत दिलचस्प है। मेरा मतलब है, ये सदियों से अमेरिकी यहूदी अनुभव का हिस्सा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि 7 अक्टूबर ने जो किया है वो ये है कि इसने बहुत से लोगों को जगा दिया है, जो सोचते थे कि मैं तो पूरी तरह घुल मिल गया हूं, मैं यहां फिट हो गया हूं। उन्हें ये एहसास दिलाया है। आप जानती हैं, असली हालात में यहूदी लोगों के प्रति वही नजरिया आज भी है, भले ही इसका अनुभव 7 अक्टूबर के बाद ही हुआ हो। सही है, जो यहूदी विरोधी भावना सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली रही है। हमारे पास ये स्थिति है कि कुछ अमेरिकी यहूदी खुद को अलग कर रहे हैं और इसके बारे में बहुत ज्यादा मुखर और कट्टर हो गए हैं। लेकिन आप ये भी बताते हैं कि इसमें तेजी भी आई है। और आप जानते हैं, सच्चाई ये है कि यहूदी इतिहास, असल में बहुत सा इतिहास, लेकिन खासकर यहूदी इतिहास हमेशा उस मूल समूह द्वारा तय हुआ है, उन लोगों के समूह द्वारा जो प्रतिबद्ध रहे हैं और हमेशा असहमति रखने वाले लोग भी रहे हैं। हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह यहूदी धर्म, यहूदी राष्ट्रवाद और इजराइल को छोड़ दिया है। तो मैं उस पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करता हूं, जिसे मैं पिलेट्स कहता हूं। चलिए मूल को मजबूत करते हैं। और मैंने अपने चाचा इरफ से भी सीखा, जो कि मैडमैन थे। वे 1950, 60 और 70 के दशक में बड़े विज्ञापनदाता थे। और जब उन्होंने 50 साल विज्ञापन के क्षेत्र में काम करने के बाद रिटायरमेंट ली, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में उन्होंने एक ही बात सीखी है, वो है कि यहाँ एकमात्र स्थायी चीज है बदलाव। हमें ये भी जोड़ना चाहिए कि हम अभी एक असली ज़ायनिज़्म विरोधी उन्माद के दौर में हैं, जिसका बड़ा असर है। अगर आप पिछले 6-7 सालों के बारे में सोचें, तो हमने एक उन्माद देखा है। आप इससे सहमत हो सकते हैं या असहमत, लेकिन हमने जॉर्ज फ्लॉयड और नस्लवाद को लेकर एक उन्माद देखा। हमने मी टू आंदोलन को लेकर एक उन्माद देखा। हमने ट्रांस को लेकर एक उन्माद देखा। हमने ट्रांस को लेकर एक उन्माद देखा। हमने ट्रांस को लेकर एक उन्माद देखा। कई बार मीडिया, खासकर सोशल मीडिया, बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। ऐसे में आप किसी भी पक्ष में हो सकते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस दौर की बात कर रहा हूं जब एक छोटी प्रतिबद्ध अल्पसंख्या कोई एजेंडा आगे बढ़ाती है और वो मुख्य धारा में आ जाता है। हमें इस पहलू का भी सामना करना पड़ता है। सही है। और आप जानती हैं, चलिए अब न्यूयॉर्क के स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं। और हम जानते हैं, आप जानती हैं, ममदानी के साथ जो भी ड्रामा हो रहा है, और फिर ये मिड टर्म चुनाव, जिसमें उनके समर्थन वाले कई लोग कांग्रेस की प्राइमरी रेस में हैं, जो आगे भी तस्वीर बदलते रहेंगे। दिलचस्प बात है कि राजनीतिक रूप से देखें तो अमेरिकी यहूदी ममदानी को नेट्स और नेतन्याहू से भी ज्यादा समर्थन या लोकप्रियता देते हैं, जबकि वे खुद को यहूदी मानते हैं और इजराइल की परवाह करते हैं। वो तो बहुत विरोधाभासी लगता है। तो फिर से एक तरफ ये पहचान को लेकर भ्रम का समय है, साथ ही एक तरह से बदनाम भी किया गया है। 1972 में स्टैनली कोहन की किताब मॉरल पैनिक्स एंड फोक डेविल्स इस विषय पर बेहतरीन है। इजराइल, खासकर बीबी, फोक डेविल बन गए हैं। नेतन्याहू इजराइल के समर्थकों के बीच भी, यहां तक कि खुद को जायोनिस्ट कहने वाले लोगों के बीच भी एक फोक डेविल बन गए हैं। वहीं दूसरी ओर ममदानी के चारों ओर एक तरह की चमक दिखाई दे रिगार्दी है। तो फिर यह हैरानी की बात नहीं है कि हम ये देख रहे हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से चिंता की बात है। मेरे एक डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन दोस्त है मिडवेस्ट से, जो कहते हैं मैनहट्टन एक द्वीप है, ये मत भूलिए। और हमें यह भी बताना चाहिए कि जिस दिन 3 ममदानी दोस्त, तीनों कांग्रेस उम्मीदवार न्यूयॉर्क में जीते, उसके अगले दिन रिपब्लिकन कांग्रेसनल कमेटी ने हकीम जेफरीज को फूल और एक सहानुभूति नोट भेजा। उन्होंने कहा, हमें आपके नुकसान के लिए खेद है और धन्यवाद कि आपने हमारा जीवन आसान बनाया। अभी डेमोक्रेटिक पार्टी में गृह युद्ध जैसी स्थिति है। स्पष्ट रूप से ट्रंप के खिलाफ बहुत गुस्सा है और ट्रंप एकता लाते हैं, लेकिन ये गहरे मतभेदों को छुपा रहा है, जिसमें एक दूरवाम है जो किसी को नहीं छोड़ता, जिसमें एक तरह की आत्मघाती शांतिवादिता है जो पुलिस विरोधी, आईसीई विरोधी, ट्रंप विरोधी और इजराइल विरोधी है। वे इसका उपयोग पार्टी के अन्य ट्रंप विरोधी लेकिन कम कट्टर हिस्से पर दबाव डालने के लिए कर रहे हैं। आप इसे कैसे संतुलित करते हैं? हाँ, मेरा मतलब यही है। इजराइल में आपके पास पार्टियों के अंदर भी काफी पार्टियां हैं, लेकिन हाँ, मेरा मतलब है हर एक के अंदर बहुत सी बारीकियां हैं। समय समाप्त हो गया है, लेकिन चर्चा दिलचस्प थी। गिल ट्रॉय, धन्यवाद। सभी उनकी ई बुक द एसेंशियल गाइड टू द यूएस इजराइल पार्टनरशिप जरूर देखें। फिर से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इजरायली सरकार ने अमेरिकी यहूदी नेताओं से मिलकर प्रवास में यहूदी शिक्षा मजबूत करने के लिए
$59 मिलियन की योजना पर सहमति दी। क्या प्रवास में इजरायली सरकार का हस्तक्षेप सकारात्मक है या नकारात्मक? i24 न्यूज इंग्लिश की वरिष्ठ संवाददाता नोआ आल्टरमैन इस पर बता रही हैं। इस हफ्ते इजरायली सरकार ने सर्वसम्मति से एक योजना पास की है जिसमें लगभग 200 मिलियन शेकल अमेरिका और कनाडा के यहूदी समुदायों की शिक्षा में मदद के लिए भेजे जाएंगे। ये परियोजना सरकार और नॉर्थ अमेरिका की यहूदी फेडरेशंस के साझेदारी में बनी है, जो अमेरिका और कनाडा के सैकड़ों शहरों में यहूदी समुदायों के साथ काम करता है। इस योजना से किस समस्या का समाधान होगा? ये मुख्यतः एक साधारण लेकिन उलझन पैदा करने वाली समस्या है। यहूदी डे स्कूलों की लागत, यानी वे निजी स्कूल जहां अमेरिकी या कनाडाई यहूदी परिवार अपने बच्चों को यहूदी शिक्षा दिलाते हैं, लेकिन ये स्कूल इतने महंगे हो गए हैं कि इन्हें आमतौर पर अमेरिकी यहूदी परिवारों की सामर्थ्य से कहीं अधिक महंगा माना जाता है और कई मामलों में वे इन्हें आसानी से वहन नहीं कर सकते। ये कार्यक्रम ट्यूशन फीस कम करने और सब्सिडी देने के लिए है, लेकिन कई अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे स्कूलों में विशेष जरूरत वाले बच्चों की सुविधाएं, साथ ही शैक्षिक गुणवत्ता सुधारना, जिसमें डिजिटल शिक्षा व बच्चों की शिक्षा में मदद के लिए एक पायलट कार्यक्रम शामिल है। तो इस कदम के पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दिए जा रहे हैं। और अगर इसके पक्ष में तर्क की बात करें, ये इजराइल और प्रवासी यहूदी समुदाय, खासकर अमेरिका में जहां प्रवासी यहूदियों का 80% रहता है, के बीच साझेदारी को मजबूत करता है। ऐसे समय में जब प्रवासी यहूदियों पर हमला और इजराइल से संबंध खतरे में हैं, यहूदी शिक्षा न केवल लंबे समय से चली आ रही आत्मसात होने की समस्या का समाधान कर सकती है, बल्कि बढ़ती यहूदी विरोधी भावना की समस्या का भी समाधान कर सकती है। और यह पैसा इस साझेदारी को मजबूत करने में मदद करेगा ताकि ऐसा किया जा सके। यही इसके पक्ष में तर्क है। विरोध के तर्क की बात करें तो JNS में छपे एक लेख ने तर्क दिया है, आखिर एक इजरायली करदाता, जिसमें कामकाजी वर्ग की पृष्ठभूमि और समुदायों से आने वाले इजरायली करदाता भी शामिल हैं, एक निजी स्कूल की ट्यूशन फीस को असल में सब्सिडी क्यों दे अमेरिका के अधिक संपन्न यहूदी परिवारों के लिए? आखिर ऐसा क्यों है कि अमेरिकी यहूदी या कनाडाई यहूदी अपने ही समुदायों में और अपनी ही निधियों से इस समस्या को इजरायली करदाता को शामिल किए बिना क्यों नहीं सुलझा सकते? अब ये इजरायली सरकार से मंजूरी मिल चुकी है और लागू होने जा रहा है। इजराइल राज्य और नॉर्थ अमेरिका की यहूदी फेडरेशनों के बीच साझेदारी। तो विश्व मंच पर मिस यूनिवर्स के लिए अब इजराइल की एक नई प्रतिनिधि है, 25 वर्षीय डेनियला याब्लोंस्का, जो मायामी में पली बड़ी और जिनके पिता इजरायली हैं। कम उम्र से ही वो यहूदी और इजरायली समर्थन में सक्रिय हैं। साथ ही कलाकार, खूबसूरत और बहुत लंबी भी हैं, बहुत लंबी। हम आपको स्टूडियो में देखकर खुश हैं, स्वागत है और बुलाने के लिए धन्यवाद। आपके पास सब कुछ है और अच्छा कद भी। हाँ, मैं हर इजरायली आदमी से लंबी हूँ। नहीं, इससे आसान नहीं होता जब तक कि आप किसी बास्केटबॉल खिलाड़ी के साथ ना हो। मुझे अपनी बेटियों के लिए बुरा लगेगा? हाँ, कोई बात नहीं, एथलीट होना अच्छा है। पहले बताइए, मायामी में बड़े होना कैसा था? आपके पिता इजरायली हैं, तो आपको दोनों दुनियाओं की बेहतरीन बातें मिली हैं। तो क्या ये बात आपको बहुत छोटी उम्र से ही सिखा दी गई थी? क्योंकि आप स्टैंड विद अस के साथ जूनियर काम कर रही थी और बहुत छोटी उम्र से ही वकालत कर रही थी। वो सब कहाँ से आया? मेरी माँ ने मुझे मेरी जड़ों का एहसास कराया। उनकी माँ हॉलोकॉस्ट से बची हुई थी। बाद में मुझे पता चला कि मेरे दादा यानी मेरे साबा, जो इजराइल में हैं, आउशविट्ज से बचे थे। मेरी साफ्ता लीबिया से निकाले जाने के बाद भी जीवित रही, इसलिए मैं हमेशा अपनी जड़ों को जानती थी और मेरे माता पिता ने ये बात मुझ में गहराई से बिठाई, इसलिए मुझे इस पर गर्व रहा। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि यहूदी हूँ और जितना हो सके उतना अपनी यहूदी पहचान से जुड़ी रहना चाहती थी। इसलिए मुझे इजराइल से बहुत प्यार है। इसे समझाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे हमेशा इजराइल से प्यार रहा है। मैं लोगों से कहती थी कि मैं इजराइल में पैदा हुई हूँ क्योंकि मैं थोड़ी अलग और खास लगना चाहती थी। हाँ, तब सब कुछ अलग था, अब बहुत कुछ बदल गया है दुर्भाग्यवश। आपकी उम्र कम है, लेकिन कुछ सालों में काफी बदलाव आया है। तो ये पेजेंट्री का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? आपके पास समझदारी और एथलेटिक क्षमता है, तो फिर आपको इसी दिशा में जाने के लिए क्या प्रेरित किया? ये मजेदार है। पैजेंट्री तो कभी मेरे प्लान में थी ही नहीं। मुझे पता भी नहीं था पहले मॉडलिंग आई। जब मैं 15 साल की थी, मैं हमेशा सबसे लंबी थी और इसलिए मैंने 10 साल तक मॉडलिंग की और मुझे ये बहुत पसंद था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पैजेंट्री मेरी जिंदगी में आएगी, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पर ये मौका देखा, क्योंकि मियामी में एक इजरायली आदमी ने पैजेंट खरीदी
और इससे हम इसे 7 अक्टूबर के बाद वापस ला सकते थे। मैंने कहा मुझे ये करना ही है, ये बहुत ही शानदार है। मैंने मिस कंजेनियलिटी देखने के बाद मिस इजराइल में भाग लिया। यही है वो पागलपन भरी कहानी। वाह। हाँ, इजराइल में 1 साल रहने के बाद मैं वापस गई। मैंने मिस इजराइल प्रतियोगिता में भाग लिया और मैं फर्स्ट रनर अप बनी, यानी मिस इजराइल में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो आप प्यूर्टो रिको में होने वाली बड़ी प्रतियोगिता से क्या उम्मीद कर रही हैं? मेरा मतलब है ये तो और भी बड़ा मंच है और वहां होना, मैं तो पूरा दिन टीवी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे सारे सालों के अनुभव में मैंने मॉडल्स का इंटरव्यू लिया है और मतलब आप मुझे कभी भी मंच पर जाकर चीजें करते हुए नहीं देखेंगे और वैसा कुछ करते हुए नहीं देखेंगे इसमें है डरावना, भयानक। हाँ, ये वाकई में डरावना है। लेकिन मजेदार बात यह है कि मैं नफरत की उम्मीद करती हूँ। मैं सच में फ्री फिलिस्तीन वाले लोगों से नफरत की उम्मीद करती हूँ। मैं हर तरह की नफरत की उम्मीद करती हूँ, चाहे वो यहूदी विरोधी और जायनिज्म विरोधी हो। लेकिन मुझे अपने लोगों से जितना प्यार और समर्थन मिला है, उसने मुझे उस पहले यूरोविजन की याद दिला दी जो 7 अक्टूबर के बाद हुआ था, जब ईडन गोलान के साथ पूरा देश एकजुट हो गया था। उसी ने मुझे अगले स्तर तक प्रेरित किया। जिस तरह से उन्होंने खुद को संभाला, जिस तरह से उन्होंने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया, मैं भी किसी न किसी रूप में वैसा ही करना चाहती हूँ। मैं कर सकती हूँ, खासकर जो मेरी पहुंच इजराइल के बाहर है, उसके साथ मैं सच में लोगों को इजराइल दिखा सकती हूँ और लोगों को उसकी खूबसूरती, विविधता, ये सारी बातें दिखा सकती हूँ। ये बस एक और मंच है मेरे लिए। मैं इसे लैटिन यूरोविजन कहती हूँ क्योंकि लैटिन लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। ये वाकई एक मौका है। हाँ, ये सच है। हाँ, यही मंच है जहां हम मिस यूनिवर्स गए थे अटलांटा कुछ साल पहले मैंने इसे कवर किया था। ये अद्भुत था। उन्हें सौंदर्य प्रतियोगिताओं का बरसों पुराना जुनून है। आप सही कह रही हैं, दक्षिण और मध्य अमेरिकी लोग बहुत जुनूनी होते हैं। हमारे लिए ये उतना ही बड़ा है जितना यूरोप के लिए यूरोविजन है। बिल्कुल, इजरायलियों के रूप में हम अपनी पीआर में खुद को दिखाने का बड़ा मौका गवा रहे हैं। हाँ, हम वहां रहकर और खुद को पेश कर विमर्श की दिशा तय कर रहे हैं। मजबूत और गर्वित रहना भी जरूरी है। सिर्फ मंच पर होना ही सब कुछ नहीं। हर किसी के पास कुछ होता है जो वहां तक पहुंचाता है, जैसे विश्वविद्यालय में दाखिला लेना। मेरा मतलब है, साफ तौर पर आप सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं है, और मुझे यकीन है कि जब अंत तक पहुंचने की बात आती है तो वे इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत आभारी हूँ। पिछले साल के बाद मुझे पता था कि मैं इसे चाहती हूँ, और जब मैं दूसरे स्थान पर आई तो मैं सच में टूट गई थी, लेकिन जैसे कोई दैवीय हस्तक्षेप हो गया। तो शायद ये हशेम ही था जिसने कहा, 1 साल इंतजार करो, पूरा साल इजराइल में बिताओ, अपनी अलिया पूरी करो, वहां बसो, शुल जाना शुरू करो। और अब ये आया है, ये 75वीं वर्षगांठ है। ये बहुत बड़ी बात है। वाह, तो ये भी तो बिल्कुल जैसे किसी भी चीज में जब आप प्रतियोगिता से जुड़ते हैं, खासकर महिलाओं के साथ, तो विवाद तो होता ही है। पिछले साल की विजेता ने 2 कार्यकाल की सीमा में विश्वास जताया और इसकी वैधता को चुनौती दी थी। ये कहां से आया? मुझे नहीं पता, और मुझे सच में दुख है। मुझे सच में दुख है कि अंदर ही अंदर इतनी लड़ाई हो रही है। मैं महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और नकारात्मक चीजों पर ध्यान नहीं देती। मुझे बहुत कुछ मिला है जितना सोचा नहीं था। मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि इजराइल और दुनिया भर की महिलाओं ने मुझे कितनी जबरदस्त शक्ति और ऊर्जा दी है। जो संदेश मुझे मिल रहे हैं उनसे मुझे लगता है कि कोई भी नफरत या बदनामी मायने नहीं रखती, क्योंकि मेरे पीछे महिलाओं की इतनी मजबूत ताकत खड़ी है। और ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, एक दूसरे का समर्थन करना। बिल्कुल, हमारी आपसी लड़ाई से सिर्फ इजराइल की छवि खराब होती है। मैं आपसे सहमत हूँ। अच्छा, धन्यवाद। और मुझे यकीन है कि हम आपको फिर मिलेंगे। हाँ, नवंबर में मिलते हैं, और नवंबर के लिए शुभकामनाएं। हम आपको फिर बुलाएंगे। धन्यवाद। ये कठिन होने वाला है। वाह। हाँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं लाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं इजरायली लोगों का प्रतिनिधित्व करूंगी। चलिए, जीते हैं और आते हैं, स्टूडियो में वापस आते हैं अपने आधिकारिक ताज के साथ। धन्यवाद। 22वें मकाबिया खेल जोश में चल रहे हैं, जहां स्थानीय और पर्यटक सभी उम्र के यहूदी खिलाड़ियों को 40 से अधिक खेलों में भाग लेते देख सकते हैं। 40 से ज्यादा देशों के 8000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सबसे बड़ी टीमें अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको और बेशक अमेरिका, जिसकी टीम में 900 खिलाड़ी हैं, जिनमें हमारी अगली मेहमान भी हैं। कृपया स्वागत करें माया ग्रीनबर्ग का, जो अंडर 17 जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं और लॉस एंजलिस की हमारी साथी हैं।
स्वागत है और यहाँ आने के लिए धन्यवाद और बधाई हो। धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। तो मैं अब तक के आपके अनुभव के बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन मुझे आपका बैकग्राउंड बहुत दिलचस्प लगता है। सिर्फ 17 साल की उम्र में और सॉकर को लेकर इतनी गंभीरता। आप स्ट्राइकर हैं, क्लब और हाई स्कूल टीमों में खेलती हैं। क्या ये आपकी जिंदगी बहुत छोटी उम्र से ही ऐसी रही है? क्या आपको पता था कि आपके अंदर इतना आगे जाने की क्षमता है? हाँ, मैं 5 साल की उम्र से ये खेल रही हूँ। जब मेरे पापा ने मुझे इसमें डाला था, मैंने और खेल भी आजमाए, लेकिन हमेशा सॉकर पर लौट आई। ये मेरा सच्चा जुनून है। मैं प्रतिस्पर्धी स्तर तक पहुंचने के लिए लगातार मेहनत कर रही हूँ और अब तक का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। हाँ, देखिए, मुझे नहीं पता कि दूसरे राज्यों में कैसा है, लेकिन आप जानती हैं, भले ही सॉकर अमेरिका में सबसे लोकप्रिय खेल ना हो, लेकिन लड़कियों के लिए ये सबसे लोकप्रिय है। हाँ, लड़कियों के लिए सॉकर में बहुत अच्छे संगठित खेल कार्यक्रम हैं। तो क्या आपके पास प्रतिभा के साथ साथ इस मुकाम तक पहुंचने की इच्छा भी थी, या ये कुछ ऐसा था जो जन्म से ही था और कोच बस कहते रहे आगे बढ़ो? मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और प्रतिस्पर्धी स्तर तक पहुँचने के लिए भी यही जरूरी था। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इस खेल को खेलने के लिए आपके अंदर जुनून और लगन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां भी ये खेल खेलने की कोशिश कर रही हैं। आप कई देशों और पृष्ठभूमियों के लोगों से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। मुझे लगता है सबसे प्रतिस्पर्धी स्तर तक पहुंचने के लिए खास जुनून जरूरी है। यहाँ होना और बहुत रोमांचक है। मैं उद्घाटन समारोह में आप सबके साथ थी, आपके टीम के साथ थी। कैसा लगता है? ये अजीब तो लगता ही होगा। जैसे ओलंपिक्स में तो आप सब साथ में अभ्यास करते हैं, लेकिन यहाँ तो आपको बस दूसरी प्रतिभाशाली युवा महिलाओं के साथ डाल दिया जाता है, और जब आप सब एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, तब भी टीम बनने की कोशिश करनी होती है। हाँ, हालांकि हमारी मुलाकात सिर्फ 1 हफ्ता पहले ही हुई थी, लेकिन हम सब बहुत अच्छे से घुल मिल गए। हमने मैदान के अंदर और बाहर एक दूसरे के साथ तालमेल बनाना सीख लिया था। हमारे लिए जरूरी है कि हम मैदान के बाहर भी जुड़े रहें। इससे खेलना आसान होता है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़े, हमने बेहतरीन टीम वर्क करना और ये सुनिश्चित करना सीख लिया कि हम सब हर चीज में शामिल हों और सबका ध्यान रखा जाए। हमारे लिए ये सबसे बेहतरीन अनुभव है। हाँ, इसके बाद तो जिंदगी भर के दोस्त बन गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो बताइए, अब तक सब कैसा चल रहा है? ये शानदार अनुभव रहा। 2 साल पहले भी लव लेबनान मकाबी गेम्स में हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार इजराइल में होने से अनुभव 10 गुना बेहतर हो गया है। मैं अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बहुत सारे लोगों से मिल रही हूँ। खेल बहुत मजेदार है, काफी प्रतिस्पर्धात्मक है। हर कोई उत्साहित होकर चीयर कर रहा है। ये अनुभव शानदार रहा। अलग अलग देशों के लोगों को जानना और टीम की लड़कियों से जुड़ना बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत कुछ जल्दी बदल सकता है, जैसे टूर्नामेंट्स आदि। लेकिन क्या आप अपनी परफॉर्मेंस से खुश हैं? क्या आपने कुछ गोल किए हैं? हाँ, मैंने कुछ असिस्ट किए हैं। मैं कई बार गोल करने के बहुत करीब पहुंची हूँ। अगले मैच में गोल करने की उम्मीद है। हमारी टीम वर्क बहुत अच्छी रही है। मुझे लगता है मैं जल्दी ही वहां तक पहुंच जाऊंगी और हम सभी अच्छा खेल रहे हैं और उम्मीद है कि हम अपना स्किल लेवल और मनोबल ऐसे ही बनाए रखें ताकि शायद हम फाइनल तक पहुंच सकें। मुझे पता है कि जूनियर्स के लिए नया है। अब कम उम्र के बच्चों को भी आने दिया जा रहा है, और अलग अलग उम्र के लोग, मास्टर्स ओपन, 55 साल से ऊपर के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके उम्मीद भरे पहलू के बारे में बताइए। मुझे पता है टीम में 87 साल के ट्रायथलीट हैं, लेकिन अगली पीढ़ी बनने के लिए आपकी नजरें ओलंपिक्स और अन्य प्रतियोगिताओं पर भी होंगी। मेरा मतलब है, क्या आपको लगता है कि यहूदी महिलाओं के लिए सच में बहुत सफल प्रोफेशनल करियर बनाने की अच्छी संभावना है? हाँ, इस अनुभव से मैंने कई प्रतिभाशाली यहूदी एथलीट्स देखे हैं और मुझे लगता है कि हम इसके साथ खेलों और ओलंपिक की दुनिया में और अधिक प्रमुख बनने के लिए माहौल बना रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे पास यहाँ जो प्रतिभा है, हम निश्चित रूप से इसे ओलंपिक्स तक ले जा सकते हैं। हे भगवान, वो तो कमाल होगा। अब व्यक्तिगत स्तर पर आप दूसरी युवा महिलाओं के लिए एक आवाज बन रही हैं। हम जानते हैं कि कितना, आप जानती हैं, एक दबाव होता है, फिर शैक्षणिक दबाव, सोशल मीडिया का दबाव, वजन को लेकर दबाव, और आप कैसी दिखती हैं, इस सब का दबाव होता है। तो हमें अपना खुद का अनुभव बताइए और कुछ स्वास्थ्य चुनौतियों के बारे में भी, क्योंकि आप बहुत सारी कैलोरीज जला रही हैं और आपको, आप जानती हैं, फिट रहना पड़ता है। क्या हुआ और आप किस तरह से दूसरी महिलाओं को प्रेरित करने की उम्मीद कर रही हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ, तो मेरे साथ ये हुआ कि मुझे रेड एस डायग्नोस्ड हुआ, जिसका मतलब है स्पोर्ट्स में रिलेटिव एनर्जी डेफिशिएंसी। इसमें ऐसा होता है कि अनजाने में मैं जितनी कैलोरीज जला रही थी,
उससे कहीं ज्यादा जला रही थी जितना मैंने सोचा भी नहीं था। तो मैं हर दिन कई घंटे खेल के जरिए बहुत सारी कैलोरीज जला रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी एक्टिविटी के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। इसी कारण मेरी हार्ट रेट 30 के आसपास गिर गई और मुझे पता भी नहीं चला। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक बार डॉक्टर के पास गई थी, मुझे तो अपने लक्षणों के बारे में भी पता नहीं था और बस एक बार जाने पर ही उन्होंने मुझे तुरंत अस्पताल भेज दिया। मैं 2 हफ्ते तक बेड रेस्ट पर रही। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा इतना वजन कम हो गया, जिससे मेरे प्रदर्शन पर असर पड़ा। इतनी लंबी बेड रेस्ट शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थकाने वाली थी। मैं 6 महीने तक खेल नहीं पाई। वाह। अब जब मैंने देखा मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं नहीं चाहती थी कि किसी और लड़की के साथ ऐसा हो। तो आपकी सलाह क्या है? मेरा मतलब है हर कोई बीमार नहीं होगा, लेकिन साफ है कि कभी-कभी आप अपनी ही सेहत के बारे में भूल जाते हैं जब आप अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, और फिर एक एथलीट होने के साथ-साथ आप वजन की समस्या को लेकर भी चिंता करने लगते हैं। विश्वसनीय डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट की सुने। ऑनलाइन अफवाहों पर ध्यान न दें, वे अक्सर झूठी होती हैं। ये सच हो सकता है, लेकिन हर किसी का शरीर अलग होता है, इसलिए ये आपके लिए सही नहीं हो सकता। वाह, खैर आपके पास सच में बहुत कुछ है और हम टीम यूएसए के लिए लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। सही है, सभी विजेता हैं, पर मुझे टीम यूएसए में खास दिलचस्पी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और आपको शुभकामनाएं। ये था इस हफ्ते का जूश वर्ल्ड वीकली एपिसोड। हमारे i24 न्यूज इंग्लिश यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर जाएं। बिल्कुल हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जाएं, ताकि आप इस एपिसोड के साथ साथ अन्य एपिसोड्स और खास हिस्सों को देख सकें। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तेल अवीव से शालोम।